जब लेडी बॉस अपने बचपन के प्यार यानी अपने व्हाइट मूनलाइट को घर लेकर आई तो मैं हाथ में कढ़ाई पकड़े बस ये पूछने ही वाला था कि क्या कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बनानी है। तभी उस व्हाइट मूनलाइट ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पता था कि उपन्यासों में जो लिखा होता है वो सब सच होता है। मेरे विदेश जाते ही तुमने घर में एक सब्स्टिट्यूट पाल लिया। मैंने झुककर अपनी शेफ वाली यूनिफॉर्म और हाथ में पकड़े करछुल को देखा। भाई, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि मैं किसी का सब्स्टिट्यूट हूं? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो फिर से चिल्लाने लगा। तभी मैं सोचूं कि इतने सालों तक तुमने मेरी सुध क्यों नहीं ली। असल में तुम्हारे पास ये नया प्यार जो था जिसने पुराने प्यार को दिमाग से निकाल फेंका। अब जब मैं वापस आ गया हूं तब भी तुम इस सब्स्टिट्यूट को घर से निकालने को तैयार नहीं हो। अगर ऐसा है तो मैं ही तुम दोनों के रास्ते से हट जाता हूं। झो रान की ये हालत देखकर मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। ये कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है भाई? क्या मैं यहां अपनी कमाल की कुकिंग स्किल्स की वजह से नहीं था? मुझे तो बॉस जियांग ची ने 80 लाख के पैकेज पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि मैं उनके पेट की बीमारी ठीक कर सकूं। ये नया प्यार और सब्स्टिट्यूट वाली बात कहां से आ गई? जियांग ची ने चिढ़ते हुए कहा, आन रान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिछले 3 महीनों से विदेश में थे और मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आती थी। फिर ये नजरअंदाज करने वाली बात कहां से आई? और ये शेन लुओ हैं, घर के शेफ, वो फालतू की चीजें नहीं जो तुम सोच रहे हो। शेफ? झो रान की आंखों से एक आंसू टपका। इतना जवान शेफ कहीं होता है क्या? मुझे सफेद कपड़े पसंद है और इसने भी सफेद ही पहना है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं तो और क्या है? तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपनी सफेद शेफ जैकेट देखी और फिर झो रान की सफेद सिल्क शर्ट। मेरी आंखों के कोने फड़कने लगे। इन दोनों में इकलौती कॉमन चीज बस ये थी कि दोनों सफेद कपड़े से बने थे। मैंने एक ठंडी आह भरी और कहा, मिस्टर झो, मैं सच में शेफ हूं। यकीन नहीं आता तो किचन में जाकर देख लीजिए, चूल्हे पर अभी भी चिकन सूप पक रहा है। पर झो रान ने अपने कान बंद कर लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर सूप है भी तो वो तुम दोनों ने मुझे धोखा देने के लिए पहले से प्लान किया होगा। जियांग ची ने हार मानकर पूछा, अच्छा तो तुम कैसे मानोगे कि शेन लुओ सिर्फ एक शेफ है? इसे घर से निकाल दो तभी मानूंगा। झो रान के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज पकड़ लिया हो। नॉवेल्स में लिखा है कि व्हाइट मूनलाइट और सब्स्टिट्यूट कभी एक साथ नहीं रह सकते, वरना एक दिन ये सब्स्टिट्यूट मेरी जगह ले लेगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए इसे जाना ही होगा। इतना सुनने के बाद जियांग ची की पेशानी पर बल पड़ गए। वो हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखने लगीं। उनकी पेट की बीमारी अभी आधी ही ठीक हुई थी और उन्हें मेरी कुकिंग की सख्त जरूरत थी। लेकिन अगर मुझे नहीं भेजा गया तो झो रान शांत नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद जियांग ची ने फैसला लिया। वो मेरे पास आईं और धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिव इन वाला है, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें पास वाले पेंट हाउस में शिफ्ट होना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा मैं डबल दूंगी और कॉम्पेंसेशन के तौर पर 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी कैसा रहेगा? मेरी आंखें चमक उठीं। जियांग ची का पेंट हाउस यहां से बस 5 मिनट की दूरी पर था। अब मुझे डबल ट्रैवल अलाउंस मिलेगा और 3 महीने की फ्री सैलरी भी। ये तो जैकपॉट था। मैंने बिना देर किए सिर हिलाया। कोई बात नहीं जियांग बॉस, क्या मुझे अभी निकलना है? कहते ही मैंने अपना फोन निकाला और मूवर्स एंड पैकर्स को कॉल करने लगा। जियांग ची थोड़ी हैरान रह गईं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग आई, पर उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक है, शिफ्ट हो जाओ। मूवर्स की गाड़ी जल्दी ही आ गई। जब मैं मजदूरों को सामान लोड करने का निर्देश दे रहा था तो झो रान सीढ़ियों से उतरकर मुझे टशन दिखाने लगा। शेन लुओ, भले ही तुमने मेरे पीछे से घर में जगह बनाने की कोशिश की, पर आखिर में तुम्हें दुम दबाकर भागना ही पड़ रहा है ना? अची के दिल में सिर्फ मेरी जगह है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक सब्स्टिट्यूट हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रहता है। तभी मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। 7 अंकों का कॉम्पेंसेशन अमाउंट देखकर मेरी दुनिया रोशन हो गई। जिस झो रान की वजह से मुझे ये पैसे मिले थे वो अब मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी बिल्कुल, बॉस के दिल में आप ही सबसे ऊपर हैं। मेरी क्या मजाल जो आपसे मुकाबला करूं? झो रान ने नाक सिकोड़ी। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। वो शान से आगे बढ़ गया। दूर से मुझे सुनाई दिया कि बटलर उससे पूछ रहा था कि उसे कौन सा कमरा चाहिए। उसने तपाक से कहा, वही कमरा जिसमें अची ने मेरी याद में मेरी फोटो लगा रखी होंगी और जिसे वो हमेशा लॉक रखती है। बटलर हैरान था। सर, ऐसा तो कोई कमरा नहीं है यहाँ। वो जोर से चिल्लाया। कैसे नहीं है? कहानियों में तो हमेशा होता है। तुम्हें नहीं पता तो मना कर दो, पर झूठ मत बोलो। मैंने आगे की बातें नहीं सुनी और बस बटलर की किस्मत पर 2 मिनट का मौन रखकर वहां से निकल गया। पेंट हाउस में शिफ्ट होने के बाद मेरी लाइफ काफी चिल हो गई। बस दिन में 3 बार बटलर लियू की मदद से झो रान की नजरों से बचकर चुपके से विला जाना पड़ता था ताकि जियांग ची का खाना बना सकूं। बाकी समय मैं एकदम फ्री था।
मेरा चेहरा तो चमकने लगा था, पर बटलर लियू बेचारे सूखकर कांटा होते जा रहे थे। एक दिन जब वो मुझे लेने आए तो मैंने पूछ ही लिया, लियू अंकल, विला में काम बहुत बढ़ गया है क्या? आपकी नींद पूरी नहीं लग रही। लियू अंकल ने लंबी आह भरी, अरे पूछो मत, उस झोरान ने मेरा जीना हराम कर दिया है। विला में आते ही उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि मैंने उसे ये नहीं कहा कि वो बॉस का पहला मर्द है। अगले दिन मुझसे पूछा कि क्या उसके जाने के बाद बॉस पिछले 10 साल से नहीं हंसी हैं। मैंने बस उन्हें बॉस का परसों वाला इंटरव्यू दिखा दिया जिसमें वो हंस रही थी, तो उसने गुस्से में मेरा फोन ही तोड़ दिया। लियू अंकल का गुबार फूट पड़ा और उन्होंने पूरे हफ्ते का सारा ड्रामा मुझे सुना दिया। उनकी बातें सुनकर मुझे खुद पर गर्व हुआ कि मैं पहले ही दिन यहां आ गया, वरना उस डेली सोप वाले ड्रामे के चक्कर में मेरी तो उम्र ही कम हो जाती। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2 दिन बाद ही मेरे पेंट हाउस की घंटी ऐसे बजी जैसे कोई मर गया हो। दरवाजा खोलते ही झोरान मुझे धक्का देकर अंदर घुस आया। वो किसी मोर की तरह पूरे घर में घूमने लगा। तभी मैं कहूं कि तुम उस दिन इतनी खुशी खुशी क्यों चली गई? असल में तुमने यहां दूसरा ठिकाना बना रखा था। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा, मिस्टर झो, मैं सच में सिर्फ एक शेफ हूं। यकीन नहीं आता तो मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा। जैसे ही उसकी नजर सैलरी पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 80 लाख? वो हंसा और कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर पटक दिया। किस शेफ को इतनी सैलरी मिलती है? ये पक्का तुम्हारा कीप मनी है, तुम बिकी हुई हो। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूं। उसकी इस बात ने मेरा खून खौला दिया। मैंने तुरंत जियांगची को फोन लगा दिया, बॉस, क्या आप अपने इस व्हाइट मूनलाइट को संभाल सकती हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक भारी सांस सुनाई दी, उसे फोन दो। फोन उठाते वक्त झोरान बहुत चौड़ में था, पर बात सुनते सुनते उसका चेहरा उतर गया। आखिर में उसने मुझे एक घूरती हुई नजर दी और फोन काट दिया। उसने अपना कॉलर ठीक किया और बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छी अभी तुम्हारी बातों में आ गई है, पर जल्दी ही उसे पता चल जाएगा कि एक नकली चीज कभी असली की जगह नहीं ले सकती। उसके जाने के बाद जब दरवाजा जोर से बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि क्या जियांगची से इसके लिए कुछ और मेंटल डैमेज के पैसे मांग लूं। झोरान के झमेले से बचने के लिए मैंने अगले कुछ दिन विला जाना ही बंद कर दिया। खाना बनाकर लियू अंकल के हाथ टिफिन में भेज देता, पर एक दिन लियू अंकल टिफिन के साथ झोरान की वेलकम पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी ले आए। उसे देखते ही मेरा सिर फटने लगा। मैं मना करने ही वाला था कि लियू अंकल बोले, बॉस उस लड़के की जिद से परेशान है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम पार्टी में आओगे तो 10 गुना ओवरटाइम मिलेगा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहे हों कि इस किस्मत के मारे की कितनी निकल पड़ी है। मेरा नजरिया भी तुरंत बदल गया। ओवरटाइम की बात नहीं है अंकल, बॉस का हुक्म है तो मैं जान भी दे सकता हूं। पार्टी विला में ही थी। जब मैं पहुंचा, झोरान पियानो बजा रहा था। लाइट उस पर ऐसे गिर रही थी जैसे वो वाकई कोई मासूम सा व्हाइट मूनलाइट हो। जैसे ही शहर के बड़े बिजनेस टाइकून और रईसों ने मुझे देखा, वो सब मुझे घेर कर बातें करने लगे। मिस्टर शेन, क्या आज का डिनर आपने बनाया है? तब तो आज मजे आ जाएंगे। वैसे क्या आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं? मेरी माँ आपके हाथ के खाने की बहुत बड़ी फैन है। पियानो की आवाज अचानक रुक गई। सबकी नजरें झोरान पर टिक गईं। उसने माइक उठाया और गुस्से से लाल होकर उन लोगों की तरफ देखा जो मेरे आसपास थे। मैं आप सबको बता दूं, असली व्हाइट मूनलाइट मैं हूं। आप जिसे घेरे खड़े हैं वो बस एक मामूली सब्स्टिट्यूट है। चमचागिरी करनी है तो सही इंसान की करो, वरना बाद में पछताओगे। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबके चेहरे पर ये पागल कौन है वाले एक्सप्रेशंस थे, और फिर सब उसे इग्नोर करके वापस मुझसे गप्पे लड़ाने लगे। झोरान को लगा था कि जब वो नहीं था तब मैंने सबको अपनी तरफ कर लिया है। वो गुस्से से पागल हो रहा था, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने किसी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए मुस्कुराकर मुझसे कहा, मैंने तो अभी काफी अच्छा बजाया, पर सुना है कि मिस्टर शेन की पियानो स्किल्स तो और भी कमाल की हैं। क्यों ना आप एक धुन बजाकर सबका मनोरंजन करें? अगर आप नहीं बजाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप यहां आए मेहमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये कहते वक्त झोरान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि शेन लुओ को म्यूजिक की एबीसीडी भी नहीं पता, पियानो बजाना तो दूर की बात है। उसे यकीन था कि जैसे ही मैं पियानो पर बैठूंगा, सबके सामने मेरा मजाक उड़ेगा और तब अची को समझ आएगा कि ये सब्स्टिट्यूट उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। झोरान अपनी जीत के सपने देख ही रहा था कि मैंने बिना सोचे कह दिया, आपने गलत सुना है, मुझे पियानो बजाना बिल्कुल नहीं आता। झोरान का चेहरा उतर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। तुमने इतनी आसानी से सच बोल दिया? नॉवेल्स में तो सब्स्टिट्यूट कुछ ना आते हुए भी व्हाइट मूनलाइट की नकल करने के लिए अपनी फजीहत करा लेता है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बोलते बोलते वो लगभग चिढ़ गया। ये उसकी शानदार वेलकम पार्टी थी जिसे उसने सिर्फ मुझे जलील करने के लिए प्लान किया था।
तभी जियांगची अपना काम निपटाकर वहां आई। झो रान का लाल चेहरा देख उन्होंने फौरन पूछा कि क्या हुआ। उसने तुरंत जियांगची का हाथ पकड़ा और बोला, अची, शेन लुओ मुझे परेशान कर रहा है। जियांगची ने मेरी तरफ देखा तो मैंने फौरन हाथ खड़े कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया। आसपास के लोगों ने जियांगची को पूरी बात बता दी। उन्होंने अपने सिर को सहलाया, वो काफी थकी हुई लग रही थी। बस एक बार बजा दो, तुम्हें इस बार 20 गुना ज्यादा ओवरटाइम बोनस मिलेगा। मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बॉस, आप वाकई दिलदार हैं। मैं पियानो की तरफ गया और कीज पर अपनी उंगलियां बस यूं ही पटकने लगा। जो आवाज निकली वो झो रान के म्यूजिक के मुकाबले एकदम शोर थी। झो रान खुशी से झूम उठा और आसपास देखने लगा कि कब लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। लेकिन मेहमान तो बस अपने ड्रिंक्स में मशगूल थे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही न दिया हो। झो रान अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम लोग शेन लुओ पर हंस क्यों नहीं रहे? बोलो न कि ये छोटे खानदान का है और इसे तमीज नहीं है। किसी ने हैरान होकर पूछा। उसे पियानो बजाना नहीं आता तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? और पियानो बजाना किसी इंसान की काबिलियत का पैमाना नहीं होता। मिस्टर शेन को पियानो नहीं आता, पर उनके हाथ का खाना किसी शाही दावत से कम नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। झो रान चिल्लाया, तुम सब तो बस इस पार्टी के बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो। तुम्हारा काम है इस सब्स्टिट्यूट की फजीहत पर हंसना। तुम हंस क्यों नहीं रहे? पार्टी में ऐसी खामोशी छा गई कि शैंपेन के बुलबुले उठने की आवाज भी सुनाई दे जाए। शहर की एक रईस लड़की ने तंज कसा, लगता है जियांग बॉस की पार्टी बहुत कीमती है और हम यहाँ बस शोपीस बनने आए हैं। अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ रहना बेकार है। ज्यादातर लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे। जियांगची माफी मांगती रहीं, पर कोई रुकने को तैयार नहीं था। जियांगची का सिर फटा जा रहा था, पर झो रान अभी भी चिल्ला रहा था, इन्हें जाने दो। मैं अची का व्हाइट मूनलाइट हूं जिसने मुझसे पंगा लिया है। कल अची उन सबको सड़क पर ले आएगी। ये सुनते ही बचे कुचे लोग भी उसे पागल समझकर वहां से रफू चक्कर हो गए। वेलकम पार्टी का कचरा हो चुका था। मैं भी निकलने ही वाला था कि झो रान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते। अची, ये पार्टी शेन लुओ की वजह से खराब हुई है। उसने मुझे फंसाया है। इसे सजा दो। जियांगची का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में झो रान के लिए साफ निराशा दिख रही थी। आन रान, क्या तुम अपना ड्रामा बंद करोगे? तुम ऐसे कब से हो गए? झो रान का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम इस सब्स्टिट्यूट के लिए मुझे डांट रही हो? जियांगची, तुम बदल गई हो। अगर तुमने इसे चुना है तो याद रखना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कहकर वो जैकेट उठाकर विला से बाहर भाग गया। मैंने जियांगची के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखा। काफी मेहनत वाला काम है आपका। खैर, मेरा ओवरटाइम बोनस कार्ड में डाल देना। जैसे ही मैं जाने लगा, देखा कि जियांगची दर्द से पीली पड़ रही थी और अपना पेट पकड़ रखा था। उनकी बीमारी फिर उभर आई थी। अब मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने उन्हें सोफे पर बैठाया और किचन में जाकर उनके लिए खिचड़ी बनाने लगा। पूरी रात उनकी देखभाल करने के बाद सुबह तक उनकी तबीयत ठीक हुई। मैं थकावट मिटाते हुए विला से बाहर निकल ही रहा था कि देखा झो रान गेट पर टहल रहा है। कल रात जियांगची उसे मनाने नहीं आई, इसलिए अब वो खुद अंदर जाने का बहाना ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही वो फिर शुरू हो गया, मैं बस एक रात बाहर क्या गया, तुम अची के साथ चिपक गए। शेन लुओ, तुम्हारी चालें मुझसे कहीं ज्यादा गहरी हैं, पर खुश मत हो, मेरे पास तुम्हें ठिकाने लगाने के बहुत तरीके हैं। अब मुझे झो रान से बात करना दिमागी सुसाइड जैसा लग रहा था। मैं बस निकलने ही वाला था कि वो अचानक विला के अंदर दौड़ पड़ा। अची, पूरी रात सोचने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता है शेन लुओ तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं अब उसे कभी जाने को नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दो ना। जियांगची का गुस्सा शांत हो गया। चलो, तुम्हें समझ आ गया तो अच्छा है। शेन लुओ, तुम वापस विला में शिफ्ट हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता था वो अपनी बीमारी की बात कर रही हैं, पर झो रान ने फिर गलत समझ लिया। उसका चेहरा और भी सफेद हो गया, पर उसने मेरी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। मुझे लगा कि अब कुछ नया बवाल होने वाला है। अगले कुछ दिन मैं डरा हुआ था, पर बटलर लियू को जैसे कोई साथी मिल गया हो। वो हर रोज किचन में आकर झो रान की बुराई करते। एक दिन वो बुराई कर ही रहे थे कि पीछे से झो रान की आवाज आई, अची, देखो शेन लुओ तुमसे इतने पैसे लेता है और काम के वक्त गप्पे लड़ाता है। जियांगची को उसकी बात समझ नहीं आई, पर वो चिढ़कर बोली, लियू अंकल, काम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लियू अंकल वहां से खिसक लिए, पर झो रान की आंखों में मेरे लिए नफरत और बढ़ गई। एक दिन मैं लंच बना रहा था, तभी झो रान किचन में घुसा और मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। शेन लुओ, अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। कहते ही उसने चाकू से अपने कमर पर बंधा खून का पैकेट फाड़ दिया और जोर जोर से रोने लगा। आह शेन लुओ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुमने मुझे चाकू क्यों मारा? जियांगची आवाज सुनकर भागी हुई आई। झो रान को जमीन पर गिरते देख उनके चेहरे पर गुस्सा था।
शेन लुओ, मैं जानती हूं उसने तुम्हें तंग किया, पर तुम उस पर हमला तो नहीं कर सकते थे। मैंने शांति से ऊपर की तरफ इशारा किया। बॉस, किचन में कैमरा लगा है, मुझे दोषी ठहराने से पहले एक बार फुटेज देख लीजिए। झो रान को इस बात का अंदाजा नहीं था। जैसे ही जियांगची फुटेज चेक करने जाने लगी, वो चिल्लाने लगा, अची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कैमरा बाद में देख लेना। जियांगची उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। मैंने लियू अंकल को फुटेज संभालने को कहा और खुद भी हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर के केबिन में झो रान ने मौका देखकर डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसे एक कार्ड थमा दिया। सुनो, बाहर जाकर कह देना कि चाकू लगने से मेरी किडनी फेल हो गई है और अब मुझे इस लड़के की किडनी चाहिए, समझे? डॉक्टर कार्ड देखकर हैरान रह गया। झो रान को लगा काम हो गया। उसने खुद को व्हीलचेयर पर बाहर निकलवाया। जियांगची दौड़कर आई। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? क्या मुझे बाहर से किसी बड़े सर्जन को बुलाना चाहिए? डॉक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि झो रान खुद ही कमजोरी का नाटक करते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी किडनी डैमेज हो गई है और मुझे फौरन ट्रांसप्लांट चाहिए। मुझे लगता है शेन लुओ की किडनी एकदम सही रहेगी, आखिर उसने मुझे जख्मी किया है तो उसे हर्जाना तो देना होगा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि जियांगची अब मेरी किडनी निकलवाकर ही दम लेंगी। मैं तो दंग था। ये बंदा वाकई किसी घटिया नॉवेल की दुनिया में जी रहा है। जियांगची ने भी गुस्से में उसकी तरफ देखा। पहली बात तो ये कि किडनी मैच होना जरूरी है और दूसरी बात, बिना मर्जी के किसी की किडनी निकालना जुर्म है। आन रान, तुम ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? झो रान की बोलती बंद हो गई। तभी डॉक्टर ने राहत की सांस ली और वो कार्ड जियांगची को वापस कर दिया। मैडम, बात यह है कि मिस्टर झो ने मुझे ये कार्ड देकर रिश्वत देने की कोशिश की ताकि मैं किडनी फेल होने की झूठी रिपोर्ट बना दूं और इस लड़के की किडनी निकलवा लूं। अगर आपने अभी कानून की बात न की होती तो मैं पुलिस को बुलाने ही वाला था। शुक्र है कि आप समझदार हैं। जितना हो सके मिस्टर झो को समझाइए कि वे ऐसी खतरनाक सोच न रखें, अस्पताल को मजाक न समझें और शरीर पर नकली खून लगाकर मेडिकल रिसोर्सेज बर्बाद न करें। इतना कहकर डॉक्टर केबिन के अंदर चले गए। जाते जाते उन्हें धीरे से बड़बड़ाते सुना, आजकल लोग नॉवेल्स पढ़ पढ़कर दिमाग खराब कर चुके हैं। मुझे रिश्वत देने के लिए कार्ड भी थमा दिया, पर पासवर्ड तक नहीं बताया। सच में खुद को एक्टर समझ रखा है क्या? मेरा मन जोर से हंसने का हुआ, पर जियांगची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकी। झो रान ने जब जियांगची की आंखों में अपने लिए निराशा देखी तो वो घबराकर सफाई देने लगा। अची, देखो मुझे कितना खून निकला है, ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम उस डॉक्टर की बकवास मत सुनो, वो पक्का शेन लुओ का कोई रिश्तेदार होगा जो उसकी मदद कर रहा है ताकि मुझे किडनी ना मिले और मैं मर जाऊं। क्या तुम चाहती हो कि गलतफहमी की वजह से मेरा इलाज न हो और मैं मर जाऊं? जियांगची का सिर फटने लगा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मेरे फोन की घंटी बजी। बटलर लियू ने सीसीटीवी फुटेज भेज दी थी। मैंने वीडियो प्ले करके जियांगची को पकड़ा दिया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे झो रान ने चाकू छीना, अपना ब्लड पैकेट फाड़ा और जमीन पर लेटकर रोने का नाटक किया। जियांगची ने फोन झो रान के सामने कर दिया। अब क्या कहना है तुम्हारा? झो रान का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने फौरन रोनी सूरत बनाई। अची, मुझे पता है मैंने गलती की, पर मैं बस ये नहीं चाहता था कि तुम्हारी नजरें उस सब्स्टिट्यूट पर टिकी रहें। आखिर व्हाइट मूनलाइट तो मैं ही हूं ना? जियांगची ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा। शेन लुओ मेरे रखे हुए शेफ हैं, तुम्हारे सब्स्टिट्यूट नहीं। पहली बार जियांगची ने उसे इस तरह झिड़का था। झो रान का नाटक वहीं थम गया और वो हक्का बक्का होकर रह गया। जियांगची मेरी तरफ मुड़ी और भारी आवाज में बोली, शेन लुओ, आई एम सॉरी, आज मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। मैंने ठंडी आह भरी। ये पहली बार नहीं था जब झो रान ने तमाशा किया हो। कभी सब्स्टिट्यूट का ड्रामा, कभी पार्टी में फजीहत और अब ये झूठा इल्जाम। मैं यहां 80 लाख के पैकेज पर खाना बनाने आया था, ये घटिया डेली सोप जीने नहीं। मैंने कहा, मैम माफी मंजूर है, पर मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं। जियांगची हैरान रह गई और मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी और झो रान का मामला भी मैं खुद देखूंगी। वो तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। बात पैसों की नहीं थी। मैंने सिर हिलाया। मैं एक मामूली कुक हूं और शांति से खाना बनाना चाहता हूं। मुझे हर दिन किसी का सब्स्टिट्यूट बनकर ये ड्रामा नहीं झेलना। मेरे सख्त रवैये को देखकर उन्होंने हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं। तुम्हारी सैलरी और कॉम्पेंसेशन जल्द ही ट्रांसफर हो जाएगा। विला लौटकर मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया। लियू अंकल मदद करते हुए आहें भर रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? वो सालों से इस घर के बटलर थे और इसे अपना परिवार मानते थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। अंकल, अभी से परेशान मत होइए। सोचे, जब जियांगची और झो रान की शादी होगी तब आपके असली बुरे दिन शुरू होंगे। ये सुनकर लियू अंकल के आगे जैसे अंधेरा छा गया। सामान लेकर निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा।
जियांगची बालकनी पर खड़ी अजीब से भाव के साथ मुझे देख रही थी। मैंने हाथ हिलाया और टैक्सी में बैठ गया। झोरान की नौटंकी से पीछा छूटा। अब छिप छिप कर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कितना सुकून था। अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होकर मैंने खुद को छुट्टियां दे दी। रोज अपनी मर्जी से सोकर उठता और नई रेसिपीज पर रिसर्च करता। मुझे लगा था कि जियांग परिवार से रिश्ता खत्म हो गया, पर 3 दिन बाद अचानक मेरा फोन नोटिफिकेशन से भर गया। एक दोस्त ने मुझे सोशल मीडिया का लिंक भेजा जिसका टाइटल था, चालाक सब्स्टिट्यूट को रईस खानदान से निकाला गया, कीमती सामान लेकर फरार। वीडियो में मेरा वही क्लिप था जब मैं सामान पैक कर रहा था। झोरान ने चुपके से वीडियो बनाकर मेरे सूटकेस के लग्जरी सामान और घड़ियों पर फोकस किया था। कैप्शन में लिखा था, तारांकन, मेरे विदेश जाते ही एक बेशर्म आदमी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की और अची के पैसों से ऐश की। अब पकड़े जाने पर सामान लेकर भाग रहा है। कमेंट सेक्शन में आग लगी हुई थी। आजकल के लोग कितने लालची होते हैं, दूसरों के पैसों पर लग्जरी लाइफ चाहिए। व्हाइट मूनलाइट के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस सब्स्टिट्यूट से सारा सामान वापस लेना चाहिए। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, शेन लुओ, तुमने ट्रेंडिंग न्यूज देख ही ली होगी। अगर समझदार हो तो अची के पैसों से खरीदी सारी लग्जरी चीजें वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें और भी बदनाम कर दूंगा। झोरान का मैसेज देखकर मुझे हंसी आ गई। वो सारी चीजें मैंने अपनी सैलरी से खरीदी थी। क्या 80 लाख कमाने वाला शेफ चंद घड़ियां नहीं खरीद सकता? मैं जवाब देने ही वाला था कि जियांगची का फोन आ गया। शेन लुओ, मैंने न्यूज देखी। आई एम सॉरी, ये सब फिर से झोरान की वजह से हो रहा है। मेरी पीआर टीम सब ठीक कर देगी और उन लोगों पर केस करेगी। मैंने मना कर दिया, जरूरत नहीं है। अगर आप बीच में आई तो लोग और भी बातें बनाएंगे। मैं खुद इसे संभाल लूंगा। फोन काटते ही मैंने अपना लैपटॉप खोला और जियांगची के साथ हुआ अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट कर दिया। उस पर साफ साफ लिखा था, सैलरी 80 लाख, पोस्ट पर्सनल शेफ। साथ ही मैंने अपनी उन लग्जरी चीजों के बिल भी लगा दिए जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे थे। मैंने लिखा, तारांकन, मैं शेन लुओ, मिस्टर जियांगची का पर्सनल शेफ था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। वीडियो में दिख रहा सामान मेरी अपनी कमाई का है। जो लोग झूठ फैला रहे हैं वे थोड़ा सोच समझकर बोलें। सफाई देते ही कमेंट सेक्शन कुछ पल के लिए शांत हुआ और फिर तो जैसे धमाका हो गया। भाई साहब, 80 लाख सैलरी वाला शेफ, ये खाना बनाते हैं या सोना? सॉरी भाई, हमें लगा ये कोई ड्रामा है। 80 लाख कमाने वाले के लिए ये घड़ियां तो मूंगफली के बराबर हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उस पार्टी में आए कई बड़े बिजनेसमैन और रईस हस्तियों ने मेरी पोस्ट शेयर की। रईस लड़की, पार्टी वाली, तारांकन, मिस्टर शेन का खाना इंटरनेशनल लेवल का है। मेरी माँ तो उन्हें अपने घर बुलाने के लिए मरी जा रही हैं। 80 लाख तो बहुत कम है। एक बड़े ग्रुप के एमडी तारांकन शेन लुओ के हाथ के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं है। क्या आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? मैं पहला कस्टमर बनूंगा। पूरा मामला ही पलट गया। लोग अब मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी शेफ की तरह देख रहे थे। झोरान की चाल उल्टी पड़ गई। मैं अभी कमेंट्स का रिप्लाई कर ही रहा था कि मुझे एक अनाम सोर्स से कुछ फोटोज और एक रिकॉर्डिंग मिली। फोटो में झोरान विदेश के एक अस्पताल में किसी के साथ चेकअप करवाता दिख रहा था और वहां साइन किए हुए पेपर्स भी थे। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज थी, तारांकन, अरे मैं कोई विदेश घूमने नहीं गया था, तो चुपचाप अबॉर्शन के लिए बाहर जाना पड़ा। जियांगची तो बेवकूफ है, उसे लगा मैं उसे याद कर रहा हूं और वो हर हफ्ते मुझसे मिलने आता था। आखिर मेरा जलवा ही ऐसा है। लगता है असली धमाका तो अब होने वाला है। तुम क्या चाहते हो, मैं ये सच जियांगची को बता दूं या इसे पब्लिक कर दूं? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये तो पलटवार करने का एकदम परफेक्ट मौका है। जब झोरान मुझे चैन से रहने ही नहीं देना चाहता तो मुझे भी रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन सबूतों को थोड़ा धुंधला ब्लर किया और गुमनाम तरीके से इंटरनेट पर डाल दिया। साथ में कैप्शन लिखा, कुछ लोग खुद को व्हाइट मूनलाइट कहते हैं, पर विदेश में उन 3 महीनों में उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, ये देख लो। जैसे ही ये सबूत सामने आए, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। झोरान के झूठ का पर्दाफाश हो गया और जो लोग पहले उसे बेचारा समझ रहे थे वे अब उसे खरी खोटी सुनाने लगे। जियांगची उस वक्त विदेश में काम में बिजी थीं। फ्री होते ही उन्होंने पूछा, शेन लुओ के बारे में लोग अब क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी उसे गालियां मिल रही हैं? अगर ऐसा है तो लीगल टीम को एक्शन लेने के लिए कहो। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। शेन लुओ को तो अब कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए जियांगची को अपना फोन दिखाया। जियांगची की नजरें जैसे जैसे स्क्रीन पर पड़ी, उनके माथे पर बल आने लगे। वो रातों रात अपना काम खत्म करके घर लौटी और फोन झोरान के सामने पटक दिया। झोरान, ये सब क्या बकवास है? झोरान ने उन तस्वीरों और रिकॉर्डिंग्स को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, फिर भी उसने झूठ बोलना जारी रखा। अच्छी, ये सब शेन लुओ की चाल है, उसने मुझे फंसाने के लिए ये सब नकली सबूत बनाए हैं।
उन पेपर्स पर तुम्हारे साइन हैं और रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज अब भी झूठ बोलोगे? जियांगची की आवाज में गहरी नफरत और निराशा थी। इतने सालों में मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लियू अंकल, इसका सारा सामान पैक कीजिए और इसे इसी वक्त विला से बाहर निकालिए। आज के बाद ये इस घर में कदम नहीं रखना चाहिए। झोरान पहले तो सन्न रह गया, फिर अचानक हंसने लगा। समझ गया, ये पक्का वही मोड़ है जहां हीरो हीरोइन के बीच विलन सब्स्टिट्यूट गलतफहमियां पैदा कर देता है। जियांगची, आज तुम मुझे निकाल रही हो, पर जल्द ही तुम्हें पछतावा होगा। जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो और तुम मुझे मनाने आओगी, तब मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसे पूरा यकीन था कि जियांगची जल्द ही नाराज प्रेमी को मनाने वाली स्क्रिप्ट दोहराएंगी। वो पूरे टशन में अपना सामान समेटकर वहां से निकल गया। जियांगची ने बस एक लंबी सांस ली। उन्हें उस घर की पुरानी रौनक और सुकून याद आने लगा। काफी सोचने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया। शेन लुओ, झोरान वाली बात के लिए मैं एक बार फिर माफी मांगना चाहती हूं। मैंने कहा, जियांग बॉस, माफी तो आप पहले ही मांग चुकी हैं। आज फोन करने की कोई और वजह? तुमसे कुछ भी छिपाना मुश्किल है। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने इंटरनेट पर कमेंट्स देखे। क्या तुम अपना खुद का प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हो? मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूं। तुम्हें एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। जियांग बॉस, ये मुझे वापस काम पर रखने का कोई घुमावदार तरीका तो नहीं है? नहीं, सच में मुझे लगता है कि तुम्हारी कुकिंग दुनिया के सामने आनी चाहिए। उनकी आवाज थोड़ी झिझक भरी थी। और सच तो ये है कि मेरे पेट को तुम्हारे हाथ के खाने के अलावा कुछ और रास ही नहीं आता। मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट खोलना मेरा प्लान तो था ही, और अगर कोई बिना दखल दिए इन्वेस्ट कर रहा है तो बुरा क्या है? ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। आप सिर्फ एक इन्वेस्टर रहेंगी, मेरे बिजनेस में दखल नहीं देंगी। और खाना खाने के लिए आपको भी बाकी लोगों की तरह बुकिंग करानी होगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जियांगची तुरंत मान गई, मंजूर है। उसके बाद जियांगची की मदद से मेरा रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त चलने लगा। जियांगची ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कभी मेरे काम में दखल नहीं दिया और हमेशा अपनी बारी का इंतजार किया। वो रोज मेरे यहाँ खाना खाने आती और सब कुछ वैसा ही लगने लगा जैसे विला में था, बस अब झोरान का कोई साया नहीं था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि क्या झोरान ने फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश की? जियांगची का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उन्होंने कोई कड़वी चीज खा ली हो। उन्होंने बताया कि घर छोड़ने से पहले झोरान ने कहा था कि ये कहानी का वो हिस्सा है जहां गलतफहमियां बढ़ती हैं और जियांगची को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसे ढूंढने आएंगी। मैं सुनकर हैरान रह गया। झोरान तो वाकई अपनी ही फिल्मी दुनिया में जी रहा है। इसके बाद हमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। जियांगची जब भी खाना खाने आती मेरे लिए कोई न कोई छोटा गिफ्ट जरूर लाती, कभी कोई फूल तो कभी कोई खूबसूरत एक्सेसरी। एक दिन मैंने मजाक में कहा, पहले आप मुझे साल के 80 लाख देती थीं, अब आप यहाँ खाने के पैसे भी देती हैं और गिफ्ट्स भी। ये तो 80 लाख से कहीं ज्यादा का सौदा पड़ रहा है ना? उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो बनता है। उनकी आंखों में वो चमक देखकर मेरा दिल पहली बार जोर से धड़क उठा। करीब 6 महीने साथ रहने के बाद एक दिन वो गुलाब के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आईं। मैंने उसे लेने से पहले पूछा, जियांगची, क्या आपको पता है कि लाल गुलाब देने का क्या मतलब होता है? उन्होंने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि आज के बाद मेरे सारे पैसे तुम संभालोगे, तो क्या तुम तैयार हो? मैंने हंसते हुए कहा, पैसे संभालने के लिए कौन मना करेगा। हमारा रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ा और हमने शादी करने का फैसला किया। शादी का दिन बहुत खूबसूरत था। धूप खिली हुई थी और हमारे करीबी दोस्त और पुराने कस्टमर्स वहां मौजूद थे। जब मैं तैयार हो रहा था, लियू अंकल अपनी आंखें पोंछते हुए आए। शेन लुओ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जब मुझे पता चला कि बॉस तुमसे शादी कर रही हैं तो मुझे कितनी खुशी हुई। शुक्र है कि उनकी शादी झोरान से नहीं हुई, वरना मेरा भविष्य तो अंधकार में डूब जाता। मैं मुस्कुराया, पर तभी अचानक कुछ हुआ। जैसे ही मैं और जियांगची अंगूठियां बदलने वाले थे, हॉल का दरवाजा जोर से खुला। झोरान अंदर घुस आया, बाल बिखरे हुए, आंखें पागलों जैसी और हाथ में एक कांच की बोतल। शेन लुओ, तुम बेशर्म सब्स्टिट्यूट। तुमने न सिर्फ मेरा और अची का रिश्ता खराब किया, बल्कि अब तुम अची की जुईफू हो ज़ैंगचांग रूठे प्रेमी को मनाने वाली कहानी भी खराब कर रहे हो। अची सिर्फ मेरी है, तुम मर जाओ। वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ लपका और बोतल से मुझ पर तेजाब फेंकने की कोशिश की, पर जियांगची ने पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था। गार्ड्स ने उसे तुरंत दबोच लिया। जमीन पर पड़े पड़े भी वो चिल्ला रहा था, क्यों? मैं ही तो व्हाइट मूनलाइट हीरो हूं। कहानी के हिसाब से तो मुझे और अची को सारे दुखों के बाद एक होना चाहिए था। ये सब बदल कैसे गया? पुलिस उसे ले गई। उसे ले जाते हुए देखकर मुझे बस तरस आया। वो आज भी हकीकत से कोसों दूर अपनी ख्याली दुनिया में जी रहा था। जियांगची ने घबराकर मेरा हाथ थामा। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं।
मैंने उन्हें शांत किया और मजाक में पूछा, झोरान को लगता है कि वो हीरो है और आप हीरोइन, क्या वाकई ऐसा है? जियांगची ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, अगर मैं हीरोइन भी हूं तो मेरा हीरो सिर्फ तुम ही हो। हम दोनों मुस्कुराए और जैसे ही हमने अंगूठियां बदलीं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शादी के बाद की जिंदगी बहुत सुकून भरी है। जियांगची की पेट की बीमारी अब पूरी तरह ठीक है और उनका पसंदीदा काम किचन में मेरे आसपास रहना और डिशेस चखना है। मेरा रेस्टोरेंट अब एक बड़ी चेन बन चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, मिस्टर शेन, क्या आपकी कामयाबी के पीछे जियांग बॉस का हाथ है, क्योंकि आप एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनकी लाइफ में आए थे? जियांगची का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो जवाब देने ही वाली थी, पर मैंने उन्हें रोक दिया और मुस्कुराकर रिपोर्टर से कहा, कोई भी इंसान किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता और मेरी कामयाबी की वजह सिर्फ ये है कि मैं एक ऐसा शेफ हूं जिसे दिल से खाना बनाना पसंद है।